हम ही मुसलमान एक दूसरे को ड्रग्स देते हैं। मेरा अभी ये है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो ऑलरेडी थी हमारे सिस्टम में, वो है ही नहीं कल अभी के लिए। सबसे पहले जब इंसान दुनिया में आया तो उसको सबसे पहले इल्म दिया गया। As 70% of our people are drug addicts along in Kashmir division. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, यहां के कॉलेज स्टूडेंट से हमारी बातचीत जारी है। आपको बता दूं, हमारे समाज को बड़ी ही बिद्दतों ने घेर के रखा है। उसमें एक बड़ी ही बिद्दत मंशियात की है, लेकिन मंशियात के खात्मे के लिए हमारा जो यंग यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, इनका एक अहम किरदार है। तो आइए नाजरीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं यहाँ के बच्चों से बात। बीइंग ए लॉयर मैं ये बताऊंगी कि जो ड्रग्स है यहाँ पे कश्मीर में पर्टिकुलरली बिकॉज आई वर्क हेयर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट है हमारी सोसाइटी में। हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है, असरअंदाज है इस सब से। ड्रग्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी में, और इस चैलेंज को हमें कैसे फाइट करना है, कैसे ओवरकम करना है, वो पहले हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, वी हैव टू जनरेट इट एंड इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना पॉलिटिकल कम्युनिटी किसके लिए है? I would like to address that we have little bit portion of drug abuse वहाँ जहाँ पे हमें बताया जाता है कि drug abuse हो रहा है, and I would like to address this problem that every student in our college, in our classroom, he used to laugh at it as it is a thing, minor thing, like coca, alkaloids, etc. They hashish, ganja, charas, they all try to avoid it. There is a menace. They don't think about it properly. I would like to say that a genre regarding drug education shall be acquired in our institutions like libraries, other books जो हमें मिलती है यहाँ से। अगर हमारी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स जो हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करें, मस्जिदों के मौलाना अपना रोल प्ले करें, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड्स अपना रोल प्ले करें, मीडिया अपना रोल प्ले करे, तो उस लीडरशिप को एफिशिएंट बनाने से हर एक चीज़ की जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाएगी। नाजरीन, जहां हमारा नौजवान आगे आ रहा है, हर एक फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहा है, वहां हमारी फीमेल्स, हमारी खवातीन हजरात भी पीछे नहीं है। वो भी हर एक फील्ड में आगे आ रही है और अपना नाम रोशन कर रही है। तो इस हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर यहाँ के नौजवानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। Well, as far as women empowerment is concerned, once Mahatma Gandhi was asked to speak about women, he said that woman is a companion of man, gifted with equal mental capability and capacity. But I believe here women is thrown into the corner. Like, there's a problem of misogyny here and another problem of internalized misogyny, जहाँ औरत को खुद लगता है that she is inferior, जो कि केस नहीं है. Because in this wonderful world of technology, it's confirmed that women is as intelligent as a man. तो हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना रहे हैं कि जहाँ पे हम वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें। मैंने पर्सनली देखा है यहाँ पे कुछ जगहों पे कश्मीर में, नॉट एट एवरी प्लेस, कि जहाँ पे जिम पर्टिकुलरली एक वुमेन के लिए खोला गया, फिर मोहल्ले ने कमेटी बनाई और उस जिम को बंद करा दिया विदाउट एनी रीजन। दैट मेक्स नो सेंस। सब कुछ यहाँ चलता है इकोनॉमी से। अनलेस वी हैव इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, कुछ अपलिफ्ट होगा ही नहीं। सो वन थिंग दैट वुमेन एम्पावरमेंट जो है, आप इन्हें पहले एश्योर करके दें दैट आप इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हो, एंड यू विल सी एम्पावरमेंट खुद हो जाएगा। बातें करके, अवेयरनेस होके कुछ नहीं होता है। सो दिस एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एवरीथिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, वेदर वुमेन और एनीथिंग, ये लिंक्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। नाउ लिंकिंग दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्राइमरी थिंग दैट इज ड्रग अब्यूज, जिस पे बड़ा काउंटर आर्गुमेंट्स अच्छे आए। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं यहाँ टीचर हूँ और मुझे दर्द है अपने स्टूडेंट्स का, मुझे दर्द है उन लोगों का जो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली।
आप एक पीएचडी बच्चे से नहीं कह सकते कि तुम वहाँ पे जाके किसी मॉल में शूज़ वो शूज़ होगा या प्यूमा का वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह का वो भेजो। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट किसे दे रहे हैं आप? एक पीएचडी स्कॉलर को। पीएचडी स्कॉलर ने अपना एरिया तभी चुना था जब उसने पीएचडी में एडमिशन लिया था। नाउ इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उसको एडजस्ट करे। अगर हम बात करेंगे वेमेन एम्पावरमेंट की, सो इसमें जो मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है, दैट व्हेन आई जॉइंड द स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज ओनली द वन गर्ल अमंग द 43 बॉयज़, सो दैट फेज वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारे टॉन्ट्स का सामना करना पड़ा फ्रॉम द सोसाइटी, लाइक यू आर अ गर्ल एंड यू आर वीक, यू कांट डू दिस, तुमने क्यों ये मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन किया, तुम नहीं कर सकती हो, तुम फिजिकली भी वीक हो और कहाँ तुम लड़कों के साथ खेलोगी, यहाँ पे तो बस एक लड़की है। तो व्हाट मैटर्स इज दैट you should be strong, you should be confident on yourself, girls are not weak, हमें खुद से स्ट्रांग रहना है। हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ ट्रिब्यूलेंट सोसाइटी एंड वी हैव टू फेस दीज टॉन्ट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, बट द थिंग मैटर्स इज दैट वी शुड बी इन अ स्ट्रांग एंड दैट्स द थिंग आई वांट टू से। वुमेन को जितना आप एम्पावर करो उतना अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा, आपके घर के लिए अच्छा है, आपके समाज के लिए, आपकी कंट्री के लिए। क्योंकि जितनी आपकी एक वुमेन स्ट्रांग होगी ना, उतना आपके फ्यूचर में बच्चे आपके स्ट्रांग होंगे, आपकी सोसाइटी उतनी स्ट्रांग होगी। आपकी माँ स्ट्रांग होगी ना, आपके बच्चे स्ट्रांग होंगे, चाहे अब वो लड़का है या लड़की है, वो स्ट्रांग होगा। और जब आपके पास स्ट्रांग बच्चे होंगे, स्ट्रांग फ्यूचर होगा ना, तभी आपका स्ट्रांग जो है नेशन बन जाएगा। और स्ट्रांग डजंट मीन ओनली आप उसको पैसे दोगे, शी इज स्ट्रांग दैट वे। आप उसको डिसीजन मेकिंग में उसको पार्टिसिपेशन, उसको अपने डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। उसका जो है उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको एनकरेज करो, because she is the one who is building not only your family, she is sacrificing lot of things so that she can build something. So I believe जब आप अपनी एक जो आपकी वुमन जो स्ट्रांग होगी ना, और एक वुमन को जो स्ट्रांग वुमन है ना, उनको चूज करो। आई एम सेइंग दिस टू एवरी मेल here, choose women who are strong, not those you always seek women who are submissive. हमारे पीछे प्रोफेसर साहब ने कई बार चीज़ों को इक्वेट करते हुए कहा कि इकोनॉमी इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, एंड इसको यहाँ रिलेट करते हुए मैं ये कहूँगा, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि हमें आज की डेट में कई सारे फील्ड्स में वुमेन रिजर्वेशन मिलती है, जिसकी वजह से या पॉलिटिक्स से लेके एजुकेशन सेक्टर तक और जॉब्स में भी जब वुमेन रिजर्वेशन आई, तब जाके एक लेडी को मौका मिला वो बाहर जाकर सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सके और अपना इम्पोर्टेंस दिखा सके कि आई एम मोर देन अ हाउसवाइफ। और अगर ये नहीं होता, अगर इस तरफ कदम नहीं बढ़ते, तो शायद आज भी हम यही सोच रहे होते कि जैसा अभी मैम ने कहा कि वुमेन इज़ बेटर टू बी इन अ हाउस रादर देन आउटसाइड। So the first and very good initiative which was the creation of a reservation system for women in certain parts. And then second part is providing loan schemes especially for women. आज भी महिला शक्ति के नाम से कई सारी स्कीम्स चलती हैं बैंक्स में, which are providing various loan mechanisms for women, जहाँ पर वो जाकर अपने ही कुछ बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करके अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल के रूप में साबित कर सकती हैं। तो इसी तरह कई सारे इनिशिएटिव्स आए हैं जिन्होंने एक लड़की को मौका दिया है आगे आने का। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। Behind every successful woman there is progressive father, there is progressive husband, there is progressive brother. लड़की होना कोई गाली नहीं है, मतलब लड़की होना एक रहमत है। मतलब मैं बस इतना ही कहूँगा कि लड़कियों को इज्जत दो, मतलब जो वो करना चाहती हैं अपनी फील्ड में उन्हें करने दो। लड़की ना अल्लाह ताला ने इसको बचपन मतलब पैदाइशी से ही इनसिक्योर बनाया है, और इसको सिक्योर कौन करता है? एक ब्रदर, या तो एक हस्बैंड, या तो एक फादर। हम देख रहे हैं कि वुमेन ड्राइवर्स होती है, सड़क पे गाड़ियाँ चला रही होती है, उनको ब्रूटली ट्रॉल किया जाता है। हमारी एक लड़की है जिसने रिसेंटली 12th टॉप किया था, उसको ब्रूटली ट्रॉल किया गया। दिस नॉनसेंस डजंट मेक एनी
doesn't have place in this civilized society. क्योंकि अगर आजकल के टाइम पे देखा जाए वेस्ट की पे ध्यान दें हम, तो वहाँ पे कितनी औरतें हैं जो है अपना लोहा मनवा चुकी है। तो हमें आज क्या करना है कि एक वुमेन को इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे इक्विटी की बात हो और वुमेन अपनी बात खुल के सामने रख पाए। नाज़रीन, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो गई, अब बात करेंगे करप्शन को लेकर। करप्शन भी हमारे समाज की एक बड़ी ही बिद्दत है, बुरी बिद्दत है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से हमारे पास एलजी हुकूमत आई है, हमने करप्शन में भी चेंज देखा, हमने डेवलपमेंट को लेकर भी चेंज देखी। तो इस हवाले से यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, करप्शन पे जब से यहाँ पे यूटी बनी है ना, जैसे एलजी सरकार आई है, एक होप आया कि करप्शन के खिलाफ एक चल रहा है एक इनिशिएटिव के करप्शन के लिए। मगर जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो इस चीज़ में करप्शन जिन पे है चार्जेस लगी हुई, उनको तो सज़ा तो नहीं मिल रही है, सज़ा नहीं मिल रही है उनको। न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं इस फलाने पे इतना घपला है, इस पे इतना घपला है, इनको इतना घपला है, उनके साथ एक वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसी इस चीज़ की ज़रूरत है कि पहले आप उनको उसकी पनिशमेंट मिले, जो चीज़ उन्होंने की है, करप्शन की है पिछले 70 सालों से जो हुआ ना, जो यहाँ पे हम फेस करें इस टाइम। हमें स्पोर्ट्स की, हमें अभी क्रिकेट क्लब नहीं है यहाँ पे, हम आज क्रिकेट क्लब की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ ले कहाँ पे है? ये उस चीज़ का है कि 70 साल में हुआ क्या यहाँ पे, क्या किया उन्होंने यहाँ पे? उन्होंने लूटा, उन्होंने हमें लूटा। इसलिए करप्शन की तो बात ही एक ऐसा डिबेट है कि पूरे दिन भी इस पे बोलेंगे। हम आज पानी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें, ये अभी मेरे भाई कह रहे थे लाइब्रेरी में हमें ये होनी चाहिए, मतलब बुक्स होनी चाहिए। हम आज ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। क्या हम कम्पीट कर रहे हैं अपने स्टेट को बाकी स्टेटों के साथ? 95% करप्शन है कश्मीर में, 95%। देखिए, करप्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां घर से लेके स्टेट सिस्टम तक पूरा सिस्टम ही करप्ट है। कॉलेज सिस्टम की बात की जाए, हमारी सोशल लेवल पे, या एजुकेशन सिस्टम से लेके जो भी हमारे यहाँ का सिस्टम है वो पूरा करप्ट है। मैं रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह की रिक्रूटमेंट हुई JKSSB की तरफ से हुई, और एक नहीं 3-3, 4-4 रिक्रूटमेंट्स ऐसी थी जिनमें माल प्रैक्टिसेस हुई, जो करप्शन का शिकार बनी, और उन्हें फाइनली कैंसिल किया गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई वाक़ये कश्मीर में हो चुके हैं। लेकिन उनके साथ किया क्या गया? कई बार ऐसे फेक रिक्रूटमेंट्स जो स्कैम्स हुए, और उनको क्या सज़ा मिली, वो एक सवाल है। और इसी वजह से जो है करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अगर हम देखेंगे, रिसेंटली एक म्यूनिसिपल के एक ऑफिसर को पकड़ा गया, हालांकि कुछ हज़ार का था, बट रिश्वत है, करप्शन है, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो फिर लाखों में हो। तो उस जैसे ऑफिसर को भी पकड़ा गया, और सिर्फ पकड़ा नहीं गया, उनका जो न्यूज़ है पूरी सोसाइटी ने, पूरे कश्मीर ने देखी, और उसके बाद उनको सस्पेंड। कि सबसे पहले मुझे पता नहीं आपको क्यों लग रहा है कि करप्शन पैसे लेना है। करप्शन पैसे लेना नहीं, करप्शन आप अगर एक सिस्टम में हैं और आप एक बेसिक एमिनिटीज जो है लोगों को मुहैया नहीं कर रहे हैं, तो आप करप्ट स्टेट में रह रहे हैं। तो दूसरी बात जो आपने कही अभी कि इसको हवाले से कि इनको पकड़ा गया और इनके साथ ये किया गया, लेकिन फाइनली फैक्ट्स बात करते हैं। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, अगर आप एक सर्वे रिसेंटली आई है इस हवाले से भी, और अभी आप ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे थे, उस हवाले से भी देखेंगे, तो नंबर जो है राइज हो रहे हैं। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप नंबर्स की ओर नजर दौड़ाते हैं तो आप देख रहे हैं ये चीजें इंक्रीज हो रही है। करप्शन ये हर जगह है, ये यहाँ पर नहीं, ये हर जगह है। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ है। चाहे वो जूता क्यों ना रखेगा अपने पास, उस पर भी करप्शन हर जगह होता है। यहाँ पर जो बच्चा मेहनत करता है उसको पकड़ते हैं पैसे और उसे देते हैं, जिसने मेहनत नहीं की तो उसकी सीट देते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको पीछे छोड़ते हैं। हो गई वहाँ पर बात ड्रग्स की भी, सर हो गई ना, सीधे वहाँ पर बच्चे ड्रग्स भी करते हैं। जब मेहनत की तो उनको नहीं मिलता है वहाँ पर फल। सर परसों मेरा BLLB का एग्जाम था यूनिवर्सिटी में, 1.5 लाख रुपए में एक सीट भेजी वहाँ पर मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। वो करप्शन नहीं था, वो नाइंसाफी नहीं थी मेरे साथ। अगर आज हम करप्शन की बात करें तो ये करप्शन जो होता है ये सोशल स्ट्रक्चर में हमारे, अगर हम देखें तो हायरार्की में जो लोग बैठे हुए हैं वही करप्ट करते हैं, वही कानून बनाते हैं, वही खुद करप्टेड लोग होते हैं। और ये जो करप्शन जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, अब ये कानून जो होता है ये पर्टिकुलरली एक गरीब के लिए बना है। जब एक गरीब करप्शन करता है तो कहते हैं तो ये करप्शन है, जब कोई अमीर करता है तो देखते हैं कि ये करप्शन कर रहा है, कुछ दिन के बाद तो उसका केस ही क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर गरीब ये जो कानून जो बनाते हैं वही लोग जो होते हैं वो ज़्यादा
करप्टेड लोग होते हैं, अगर हम देखें तो सोसाइटी में उन्हीं लोगों को ही पहले देखना चाहिए कि हमें खुद में क्या मोरल से कि नहीं, क्या हम खुद सही है, क्या हम खुद कानून बना रहे हैं और हम खुद करप्शन कर रहे हैं, और उससे तो करप्शन इरेडिकेट होगा ही नहीं हमारी सोसाइटी से। इसीलिए हमारा जो स्टेट स्ट्रक्चर है वहीं सबसे उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए इस करप्शन को हटाने की। जो हमारी सोसाइटी में जो मेंसेस हो रहे हैं वो इसी सोशल स्ट्रक्चर की वजह। हमारा स्टेट किस लिए, हम स्टेट को बनाते ही किस लिए, इसीलिए तो हम स्टेट को बनाते हैं कि तुम जो हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाओ। जब स्टेट खुद ही करप्शन करेगा तो बाकी लोगों का तो होगा ही कुछ नहीं, तो उससे तो करप्शन इरेडिकेट होने वाला ही नहीं। सो एक्चुअली सर आई एम वेरी पैसिमिस्ट अबाउट द थिंग कि हम करप्शन रोक पाए। मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ इससे। सो आई डू एग्री विद आवर स्टूडेंट्स कि कुछ नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है? Why there is corruption? We have to understand it is a problem, but we have to understand this problem systematically. Now you know that हम लोग कॉलेज में हैं, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, तो एकेडमिक्स में हम लोग सिस्टमाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को समझने से लेके प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक। करप्शन है ही क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि एक इंसान जो है इसमें एलिमेंट ऑफ ग्रीड है, एंड यू कैंट अनडन इट। हम लोग ग्रीड रखते हैं, वो हमारा इंस्टिंक्ट है, हम ग्रीडी होते हैं। दिस इज इंस्टिंक्ट टू बिहेवियर। मसला ये है कि जब आप मुझे कहते हो कि करप्शन गलत है, आप मुझे मॉरल सेंस में कहते हो, दैट्स नॉट गोना वर्क। यू हैव टू गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू माई इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रीड। वो कैसे करोगे आप मुझे सिस्टमैटिकली एड्रेस? जब आप मिनिमलिज्म एंड मैक्सिमलिज्म एज ए फिलॉसफी समझोगे। मिनिमलिज्म होता है जो मुझे जिंदगी में चाहिए मुझे उतनी ही चीज़ें मैसर रखो, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मैक्सिमलिस्ट फिलॉसफी है कि मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए एक चीज़, आपने मुझे 100 चीज़ें अल्टरनेटिवली रखी हैं। एंड दैट थिंग इज़ कनेक्टेड विद द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहाँ कैपिटलिज्म 1000 चीज़ें सामने रखता है और मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। अब जब आप लोगों ने मुझे 1000 चीज़ें सामने रखी, यू आर सिस्टमैटिकली इन्वोकिंग माई इंस्टिंक्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लाओ। अब अगर मुझे इनकम कम है तो मैं करप्ट हो ही जाऊँगा। सो प्रॉब्लम लाइज विद सिस्टमैटिक स्कीम ऑफ इकोनॉमी। आप सिस्टमैटिकली इकोनॉमिक मॉडल दे दो, आपका करप्शन एड्रेस हो जाएगा। आप मिनिमलिस्ट फिलॉसफी पे आ जाओ, आपका करप्शन एड्रेस हो जाएगा। बाकी आप अवेयरनेस करो, मॉरल ग्राउंडिंग पे करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस करो, बातें करो, कुछ नहीं होगा। जब आप कैपिटलिज्म एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप करप्शन एड्रेस कर ही नहीं सकते। जो अभी का सिस्टम है करप्शन के लिए, एटलीस्ट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपना काम बड़ी सख्ती से कर रही है। पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कोई जानता ही नहीं था, अभी तहसीलदारों को टावल डाले जा रहे हैं। और यही जो शुरुआत होती है, जब आगाज़ अच्छा होता है तो इंजाम भी अच्छा होगा। तो अगर शुरुआत अच्छी हो चुकी है मौजूदा सरकार में, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, तो हम एक बेहतर फ्यूचर की तवक्का रखते हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है वो अब नौजवान लीडरशिप आगे आ रही है। हमारे सोशल एक्टिविस्ट इस तरह के हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से जाकर के ग्लोबल लेवल तक की एक सोच रखते हैं। हैशटैग ग्लोबल गोल के तहत मुझे लगता है कि गांव देहात से शुरुआत करनी होगी और हर अदारे को आगे आना होगा और पॉजिटिव सोच रखनी होगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि करप्शन इज़ एवरीवेयर, ये बात सच है। अब इन भाई साहब ने कहा कि पैसा ही लेना करप्शन नहीं है। सर, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना वो भी एक करप्शन है, अपने मतलब प्रोफेशन के साथ धोखा करना वो भी करप्शन है। अब सर, मैम ने कहा था कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म करें करप्शन को। सर, सर ने कहा कि यहाँ पे मतलब CBI VBI वो करते कम, बट सर इन चीज़ों को कौन हाईलाइट करेगा? मैम ने कहा कि हमका मीडिया करता है, लेकिन मीडिया लिखता है अखबार के नीचे। मतलब SMC में मुझे नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि SMC में कुछ हुआ था। आई थिंक मीडिया हैज़ अ रोल टू प्ले, मतलब टू इरेडिकेट करप्शन एंड बट मीडिया अनफॉर्चुनेटली मीडिया मिसलीड्स द मासेस। They are acting as a spokespersons of a specific मतलब politics. They are not doing their work. नाज़रीन, अब बात करेंगे हम अपने कल्चर सकाफत को लेकर। तो जानना चाहेंगे क्या ख्यालात रखते हैं यहाँ के लोग कश्मीरियत और सूफिज़्म को लेकर। कश्मीरियत है क्या? कश्मीरियत है मिलजुल के रहने में, एक दूसरे की इज्जत करने में, एक एहसास है कश्मीरियत। और गांधी जी को भी जब मुल्क में फसाद थे, सारे मुल्क में फसाद थे, तो उनको भी एक रे ऑफ होप मिली थी कश्मीर से ही। उन्होंने भी बोला था कि मुझे यहाँ से एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। तो वो यूं थी कि उस टाइम पे जो था, आज भी वो है, हम सब में है, वो इंस्टिंक्ट है सब में कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे मुस्लिम है, पंडित है, सिख है, ईसाई है, सब एक दूसरे की केयर करते हैं। हमें एहसास है एक दूसरे का, हम एक दूसरे की हिफाजत चाहते हैं। लेकिन
अब नामसाइद हालातों की वजह से ये जो सारा कश्मीरियत है ये एक क्वेश्चन मार्क में आ गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नेगेटिव एलिमेंट्स को उनको फाइट बैक करना चाहिए और जो इंसानियत है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जो कश्मीरियत है वो बेसिकली उसको बोलेंगे हम वो इंसानियत है। तो हमें इंसानियत को आगे बढ़ाना है, कश्मीरियत को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। कश्मीरियत की अगर मैं बात करूं तो कश्मीरी लोग जो है वो बहुत हॉस्पिटेबल है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं हर कोई जो है वो कश्मीरी लोगों की तारीफ़ करता है कि दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। और कश्मीरी लोग जो बहुत ही सेक्युलर है, दे आर टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। और जैसे कि उन्होंने कहा कि 1947 में कैसे लोग यहाँ पे अमन अमान से रहते थे, तो मुझे लगता है वो लेगेसी जो है वो अभी भी कंटिन्यू है यहाँ पे। हाँ, हालांकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी जो यूनिटी है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक जो कश्मीरी लोग हैं उनकी जो यूनिटी है दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल एंड जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। The only thing I would like to add to Kashmiriyat is that अगर इंसान फंडामेंटली सही भी है और गलत भी है, अगर हम अपने अंदरून की बात करें, लेकिन हमें असल में एजुकेशन था कि हमारा जो वो अंदर जो हमारे सहीपन होता है, समथिंग टुवर्ड हैविंग ए गुडनेस इनसाइड अस, हमें एजुकेशन में वो गुडनेस प्रमोट करनी थी और जो समथिंग बैडनेस हमारे अंदर होता है उसको कंट्रोल में रखना। दैट वाज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एजुकेशन, जिस क्वेश्चन से हमने ये डिबेट स्टार्ट किया था। सो टू प्रमोटिंग गुडनेस, फिर करप्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, कुछ भी हो, वो एड्रेस हो जाता अगर हम वो एजुकेशन के थ्रू गुडनेस हमें जगा देते हैं। बट बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम एंड ऑल दैट हम लोगों में असल में बैडनेस आ जाती है, गुडनेस पीछे साइड में चली जाती है और अल्टीमेटली वो सप्रेस हो जाती है। तारि तोरुम मख्त फल फल रच मज, खूनी जिगर चो में गल गल रच मज। एक्चुअली सूफीज़म क्या है? बीइंग ए लिटरेचर स्टूडेंट, whenever I listen Sufism, I would want to be a splendor. I would want to be into that world. Where the Almighty creates this, bond. सूफीज़म क्या है? मतलब रूह जो होता है, सोलमेट जो आपका होता है, ये कनेक्शन होता है ऑलमाइटी और एक बंदे के दरमियान। फैज़ अहमद फैज़ साहब के एक नज़म है कि गुलू में रंग भरे बादलो बहार चले। उसमें ये क्या कहते हैं? मतलब आजकल के नौजवान जो सूफीज़म सुनते हैं वो बस उस पर एनालिसिस नहीं करते हैं। इसने क्या कहा? मतलब अभी मैंने कहा तारि तोरु मख्त फल फल रच मज, ये किसी को नहीं पता है। जब मैंने अपने दादा के पास गया, मैंने बोला दादाजी इसके बारे में मुझे समझाइए ये क्या है। बोलता है वहाँ की तारि तोरु मख्त फल फल रच मज, खूनी जिगर चो में गल गल रच मज। तारि तोरु मख्त फल फल मतलब कि तस्बीह के जो दाने हैं, जो चपलेट होते हैं, एक तस्बीह जिसपे अल्लाह ताला का जिक्र हम करते हैं, मतलब जो हम दाने जो होते हैं उसमें जो हम गिनते हैं, मतलब वो होता है, मतलब इसका मतलब यही है। मतलब तारि तोरु मख्त फल फल रच मज, खूनी जिगर चो में गल गए रच मज, यही इसका मतलब है। और सूफीज़म ये मतलब ये कोई गलत बात नहीं है इस्लाम में। अगर हम इस्लाम में भी देखेंगे कि सूफीज़म तुर्की की बात करें, तुर्क में इस वक्त मतलब इसी के मतलब एक इबादत समझी जाती है। मतलब सूफीज़म इस वक्त अगर हम बात करेंगे, मतलब बोलना एक स्पिरिचुअल लोग होते हैं जिनके पास ये सूफीज़म होता है, मतलब वो ऑलमाइटी के साथ कनेक्टेड हुआ करते हैं। अब जो कश्मीरियत है एंड सूफिज्म है, ये दरअसल एजुकेटेड सिस्टम है, मेरे लिए एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो हम लोगों को यहाँ हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू मिला, दैट टू इनफॉर्मल एस्पेक्ट में। हम यहाँ पे फॉर्मली कितनी भी बातें करें, लेकिन जितनी इफेक्टिवनेस उनके इनफॉर्मल ओरिएंटेशन में थी इन रिलेशन टू सूफिज्म एंड इन रिलेशन टू कश्मीरियत, वो इनफॉर्मल मैकेनिज्म में इफेक्टिव था। लेकिन आजकल की कश्मीरियत और आजकल जो सूफिज्म का ट्रेंड है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। रीज़न क्या है इनइफेक्टिवनेस का? कि आपका कश्मीरियत और आपका सूफिज्म जो है वो इकोनॉमिक फोर्सेस के अंडर दब रहा है। सो अनलेस यू एड्रेस इकोनॉमी, आपकी जो कश्मीरियत की खूबी थी, आपका जो सूफिज्म का मैकेनिज्म था, वो हमें अचीव नहीं होगा। सो अगेन आई रिड्यूस इट डाउन टू द लाइन दैट इज इकोनॉमी। एड्रेस इकोनॉमिक इशूज, हम में अच्छाई भी सामने आ जाएगी। हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी उसमें खामी यह है कि उस निज़ाम तालीम को हमने तरबियत से नहीं जोड़ा है। हमारे पास कोई ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं कि जिनमें बच्चों को हम अखलाकियात सिखाएं। बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई अगर टेक्नोलॉजी की ही ज़रूरत है, फिर आप कहाँ पे CCTV कैमरा लगा करके लोगों की चोरियां पकड़ते रहोगे? जब अंदर से चोर नहीं मरेगा तो CCTV कैमरे लगा के कब तक आप चोर को ढूंढते रहोगे?
कब तक आप जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, ड्रोन के ज़रिए से बंदे को दबा के रखोगे? ये इंसान है, तो इंसान को इंसान तभी बनेगा कि जब उसके पास तालीम के साथ तरबियत होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं ज़ोर दे रहा हूँ, और मैं गुजारिश करता हूँ इसी चैनल के ज़रिए से कि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें वो सब्जेक्ट के जिनमें अखलाकी पहलू पाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट के जिनकी वजह से समाज और माशरे में बुराइयां ख़त्म हो चली जाएंगी। आज समाज और माशरे में इतनी बीमारियां हैं, मेरे पास 60 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो मेरे पास मौजूद हैं। एक एक के ऊपर मैं बात कर सकता था, चूँकि वक्त की कमी है मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो मेजर डिस्कशन वो यही है, अखलाकी कदरें गिर रही हैं, एहतराम ख़त्म होता चला जा रहा है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो राबता था वो नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत को ये करना चाहिए कि तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, ये वो लैंग्वेजेस के जिसमें अखलाकियात सिखाए जाते हैं, इसको पढ़ाया जाए बाकायदा तौर पर, और इसको ख़त्म करने का नतीजा यह है कि आज जवान ड्रग्स ले रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपके इलाके में आके आपके लोगों के साथ बात करे, तो उसके लिए आपको हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने इलाकों से रोशनास कराना होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।